उदासी से एकदम आपको निकाल कर खींच लेने वाली है। एपिसोड आ चुकी है, एपिसोड 12, पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी एपिसोड है। तो सब काम छोड़ दीजिए, किसको सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आतिफ, तुम यहाँ हॉस्पिटल के कपड़ों में क्यों हो? परेशानी से भरपूर आवाज ने हातिम मुकदाम को उसकी दर्द करती सोचों के गिरदाव से खींच कर वापस लाया। क्या अलमिया था कि इस वक्त वो मजबूत जिस्म और हिसाब का मालिक जिस्मानी, कल्बी और दिमागी तीनों तरह के दर्द महसूस कर रहा था। इसने अपने साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठती सुहाना को गायब दिमागी के संग देखा, जो बज़ाहिर से 5 साल बड़ी बहन थी। लेकिन हातिम ने इसे माँ से कम कभी नहीं समझा था, और आज वो इस माँ से शदीद दुखी था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ हातिम, वो सूजी आंखें देखकर सुहाना डरी, जिसका 3 तरह के अलम सहकर इस वक्त दम घुट रहा था। सुहाना, आपने कल क्या रोशानी और मम्मी को बताया है? टेल मी। परेशानी को खौफ बनते लम्हा लगा और सुहाना की जरा खुश्क होती आंखें किसी दुखते आबले का रूप धार गईं। बोले आपी। वो जिस वहशत से गराया खामोश बेबसी की मूरत बनी सुहाना ने सहम कर हातिब की आंखों में जल उठती आग को देखा, जो झुलसा देने वाली थी। फारिस सुल्तान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो सब मेरी साजिश थी हातिब। वो किसी एहसास जुर्म की मूरत बनी ये सब बोल रही थी। तब वो शख्स अपने दिल में फट जाते आतिश फिशां पर सदमे में गर्क था। आंखें दोजक की तरह जलने लगी और उसका दुखता हुआ जिस्म दहक कर अंगारा हुआ। आप जानती भी हैं आपने क्या कर दिया सुहाना मुकदाम? वो बेबसी भरे गुस्से से उठकर चिल्लाया तो दर्द की भयानक टीस उसके पूरे जिस्म में दौड़ी। उसके चिल्ला उठने पर सुहाना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। ऊपर से जैसे हातिब दर्द के सबब अपने पेट पर हाथ रख चुका था। सुहाना ने उठकर इसे थामना चाहा, पर वो हाथ के तंबीही इशारे से इसे खुद से दूर रहने का पाबंद कर चुका था। मैं सब जानती हूँ और हर सजा के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम दर्द में हो मेरे भाई, मेरी जान मत लो। सुहाना उसके चेहरे पर साफ देख सकती थी कि वो किस भट्टी में दहक रहा है। उसकी दाढ़ पर हमदान भी नर्स के बताने पर जब दौड़े आए तो हातिब को देखते वहीं रुके, क्योंकि उन्हें बहन भाई के बीच जाना मुनासिब न लगा। जान लेना किसे कहते हैं कि आप और मैं ही तो जानते हैं सुहाना मुकदाम। आपने मुझे रोशानी के सामने नजरें उठाने लायक नहीं छोड़ा। आपने मुझ जैसे इंसाफ पसंद को कहाँ ला खड़ा किया? मैं मुकदाम खानदान का जानशीन, जिस पर दुगनी जिम्मेदारी आयत थी सुहाना। हम माँ बाप से की ज्यादती का बदला लेने के लिए कानून और अदालत की तरफ देखने के बजाय मुजरिम को उसके अहलो अयाल समेत बजाते खुद गर्क करने वाले लोग। लेकिन देखें, आपने ही मुझे गर्क कर दिया। हातिब के टूटते बिखरते लहजे ने सुहाना को भी आसमान से जमीन पर दे मारा। उसकी आंखें जल उठी, जैसे किसी ने मुट्ठी भर तपती हुई रेत झोंक दी हो। हातिब, प्लीज तुम घर चलकर जो कहना चाहते हो कह लेना, पर अभी मुझे बताओ क्या हुआ है? क्यों तुम हॉस्पिटल में हो? क्यों तुम दर्द में हो? वो सब सह सकती थी, पर इसे हातिब का जिस्मानी दर्द अभी दिल को कुचलता महसूस हो रहा था। मैं तो 11 साल की उम्र से दर्द में हूँ सुहाना। अभी मेरी आंखों से दूर हो जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बड़ी और माँ जैसी बहन हैं। मेरे किसी दर्द तक आपकी पहुंच ना हो, यही सज़ा है आपकी। वो भी ठीक नहीं था। तभी जब वहां से गया तो हमदान ने आगे बढ़कर सुहाना को उसके पीछे जाने से रोका। वो मेरे भाई को क्या हुआ है डॉक्टर हमदान? सुहाना ने तड़प उठते डॉक्टर हमदान की तरफ देखा। उन्होंने कुछ घंटे पहले किडनी डोनेट की है सुहाना। प्लीज़ अभी आप इनसे बात करने की कोशिश मत करें, स्ट्रेस उनके लिए ठीक नहीं। सुहाना के चेहरे की रंगत लट्ठा हुई। वो लड़खड़ा कर कुर्सी पर डह गई। हमदान ने नर्स को इशारा किया और खुद भी पीछे ही लपके, जबकि सुहाना की आंखें बरस उठी। ये पागल हो गया है। ओ मेरे खुदा! किडनी डोनेट! सुहाना का तो सोच कर ही दम निकलता महसूस हुआ। फिर इस शख्स की अजियत क्या होगी जिसे इस वक्त किसी तरह का करार और आराम मुयसर नहीं था। उसकी आंखें बहुत तकलीफ में थी, बस रोया नहीं था, बाकी कोई कमी न रही। वहीं रोशानी के देर तक वापस ना लौटने पर परीसा और हाशिम दोनों ही परेशान हुए। पहले तो वो यही समझकर मुतमईन थे कि वो शायद नतालिया घूमने निकल गई हो, पर रात गहरी होने पर इन दो की फिक्र परेशानी में बदली। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करे। परी, तुमने मुझे बताया तो होता, वो अभी तक नहीं आई। मैं खुद देखता हूँ। हाशिम मुकदाम का दिल उसकी गैर मौजूदगी पर दहल उठा था, जबकि आहिल की वापसी पर वो दौड़ चौंके, पर आहिल लाउंज एरिया की तरफ मम्मी बाबा को देखे सीधा वहीं चला आया। आप दो अभी तक सोए नहीं, सब ओके है ना? आहिल को इन दो के चेहरे देखे तशवीश हुई। आहिल, तुम्हारी रोशानी से बात हुई? वो अभी तक वापस नहीं आई बच्चे। मम्मी के सवाल पर आहिल ने मुस्कुराकर दोनों मुतफक्र और सहमे अजीज नफूस को देखा। जी, सुबह ही मुझे उनका मैसेज आया था कि वो आज अपने यहाँ के एक दूर के रिश्तेदारों के घर जा रही हैं, तो लेट हो गई। यार रुक गई तो आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं।
दरअसल मैंने इनको कल ही अपना नंबर दिया था, तो आज सिम लेते ही उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था। सॉरी, मैं आप दो को इन्फॉर्म नहीं कर सका। आहिल ने से ये सब बताकर दोनों की ही तशरफी करवाई, वरना हाशिम तो बहुत ज़्यादा निढाल हो गए थे। अपने आप को थोड़ा जिम्मेदार बनाओ आहिल। बाबा के बरहम होकर कहने और जाने पर वो मिस्कीनी के संग मुस्कुराया तो परीसा ने अपनी नन्ही जान की गाल थपकी। जाओ आराम करो मेरी जान, तुम्हारे बाबा बस परेशान थे। मैं खुद फिक्रमंद थी क्योंकि 11 होने वाले हैं और वो है भी हम सबकी जिम्मेदारी। फिर अनातालिया में नई भी तो है। परीसा भी कहकर पलट गई तो आहिल ने मुस्कुराकर सर हिलाते खुद भी अपने कमरे का रुख किया और रूम में आते ही तसल्ली के लिए फिर से रुशाने का नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पर किसी ने फ़ोन पिक किया था। आपू, आहिल मुकदाम स्पीकिंग। अब ठीक हैं? वैसे तो मुझे आपका मैसेज मिल गया था सुबह, लेकिन बस तसल्ली चाह रहा हूँ कि आप वाकई ठीक हैं। एक्चुअली मम्मी और बाबा बहुत परेशान हो रहे थे। आहिल की आवाज़ इस पार पारस के कानों में पड़ी। वो नर्म सा मुस्कुराया। आहिल मुकदाम की आवाज़ की फिक्र बहुत हालस थी। वो ठीक है, अपनी ही फैमिली के साथ है। आहिल किसी मेल की वो भी रौब वाली आवाज़ पर ठटका। ओह, आप उनके कौन हैं मिस्टर? आहिल के अंदर का बाई जागा जो बस अपनी आपों की फिक्र कर रहा था। वो वापस आकर खुद बता दे कि आहिल मुकदाम। ये नाम लेते पारस को मिठास महसूस हुई। अच्छा अच्छा, मान लिया। लेकिन मैं ना एक मेल के पास उनका फ़ोन देखकर थोड़ा पॉसेसिव हो रहा हूँ। वो मेरी भाभी हैं तो आप उनके जो भी लगते हैं, मेरी भाभी पर ऐसी वैसी नज़र नहीं डालनी। आपके घर फीमेल्स भी हैं ना, तसल्ली करवाएं, वरना मुझे आपको के लिए सारी रात टेंशन रहेगी। आहिल की तशफ़ी के लिए पारस ने स्टाफ की ही एक फ़ीमेल को इस काम के लिए होल्ड पर फ़ोन रखते लगाया, जिसने पारस से फ़ोन लेते आहिल से बात की। वो अपनी फैमिली के साथ है मिस्टर आहिल, डोंट बी अपसेट। लड़की की आवाज़ सुनकर आहिल को सुकून मिला। ओ शुक्र है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा टची इंसान हूँ तो ऐसा शक करना मेरी फितरत है। ही बाय। आपू को मेरा हेलो कह दीजिएगा सुबह अगर वो सो गई। आहिल ने अपनी हफत पर उल्टा मुस्कुराकर तसल्ली होते ही कॉल काटी, जिस पर वो लड़की फ़ोन वापस पारस के सुपुर्द करे वहाँ से गई। पर पारस अब तक इस दिल को खुशी देती मीठी आवाज़ में ही गुम लगा। फ़ारस सुल्तान की आखिरी रसूमात तदफीन हो चुकी थी और उनकी जिस्मानी पस्ती के सबब तदफीन में देर करना हरगिज़ मुनासिब न था। जबकि ये सब रोशाने बर्दाश्त करते करते निढाल हो गई। तभी से हदायत बाबा ने नींद और सुकून का इंजेक्शन दिया था, वरना शायद वो रो कर इन दो का दिल भी रोक देती। जाकर मुझे भूल ही गए। हाँ, मोहनी का नर्स भरपूर ख्याल रख रही थी उसके खाने पीने और मेडिसिन का भी, जबकि पारस ने जाकर अभी तक कोई कॉल ना की, जिस पर वो गुस्सा हो रही थी। लान में टहलते ही पारस को कॉल मिलाई, जिसने फ़ोन ऑफ कर दिया था क्योंकि इस वक्त वो किसी किस्म की मुदाखलत के हक में ना था। फ़ोन बंद। उफ़, क्रेविंग हो रही है मुझे आपकी आवाज़ की पारस। अब मैं क्या करूँ? कुछ उल्टा-सीधा देख लिया तो थोड़े पर गुज़ारा नहीं होगा। क्लब चलती हूँ फ्रेंड्स के साथ, ये आइडिया अच्छा है। मोहिनी ने जल्दी से अपने तमाम फ्रेंड्स को कंबाइन ग्रुप में मैसेज किया। सब तकरीबन ऑनलाइन थे, तभी सबने ही ओके का फ़ौरी सिग्नल दिया। तभी वो खुशी-खुशी वापस घर की तरफ लपक गई, जबकि सिरा के पूरा दिन कुछ बुक को लेकर इवेंट्स थे, जबकि रात उसके ही मोहिनी के घर के बाहर पहरे पर लगे आदमी ने क्लब का एड्रेस भेजा तो सेरा भी वहीं निकली। मोहिनी अपने फ्रेंड्स के साथ बेफिक्री से पार्टी कर रही थी, जैसे उसे किसी की कमी महसूस ही ना हो रही हो, जबकि सेरा ने अपनी ड्रिंक ली और एक कोने में बैठकर उसने बस मोहिनी को ऑब्जर्व किया। उसकी आंखों में मोहिनी के लिए जो नफरत दिखाई दे रही थी वो जल्द या बदेर कुछ भयानक करने वाली थी। कुछ देर आराम कर लो मेरे बच्चे। लॉन में पारस को खड़ा देखे वो उसके अकब में रुके और अपना हाथ में पकड़ा कॉफ़ी मग पारस की तरफ बढ़ाया। नींद तो आज आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। हदायत बाबा सरकार की ये पूरी दुनिया सोग में थी। बुलंद बाला पहाड़ों के दरीचों से गुजरता मेडिटेरेनियन समंदर तक अफसुर्दा लग रहा था। पारस ने मग बाबा के हाथ से लेते उनकी तरफ नर्म सी सरसरी निगाह डाली। मैंने कोशिश की पर मुमकिन नहीं, मेरी ज़िंदगी की आज बहुत मुश्किल रात है। पारस के लबो लहजे से छलकती रंजीदगी पर वो खुद भी पारस के साथ खड़े दूर पार फैली तारीकी को तकने लगे। उन्होंने तो फारस की सूरत अपने जिस्म का हिस्सा खो दिया था। हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी पारस। तुमने रोशाने को इस सबसे निकालना है बच्चे, क्योंकि बहुत से फ़र्ज़ और बहुत सी जिम्मेदारियाँ बाकी हैं। हम थक नहीं सकते। हम अपने वक़ार की बका के लिए आखिरी दम तक लड़ना है। हम अपने लश्कर के गिरते सिपाहियों के लिए दुआएं खैर करके आगे बढ़ने पर मजबूर हैं। हम मातम नहीं कर सकते। वो उनको सुन रहा था पर अभी कुछ समझने का दिल ना चाहा। ये सुनने में कितना तकलीफ दे है हिदायत बाबा, तो सोचे करने में कितनी जान लगानी पड़ती होगी। वो गर्दन घुमाकर पारस ईसा मुगलानी को देखने लगे। बहुत, लेकिन जो जख्म देता है ना, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा भी तो कहा जाता है। अल्लाह।
इस पर भरोसा रखो, कुछ देर उसके पास जाओ, इसे तुम्हारी ज़रूरत होगी पारस। वो सिर्फ बड़े बाबा की तरफ देखे, सरसरी से सर हिला गया, तो वो भी उसका मजबूत कांधा दबाते पलट गए। पारस ने काफ़ी का मग वहीं बेदिली से झुककर मेज़ पर रखा और खुद भी अंदर बढ़ गया। सुकून नींद की दवा के असर से निकल चुकी थी, पर उसके दर्द में कमी ये सब नहीं ला पा रहे थे। उसे ज़बरदस्ती की नींद इस हिसारे से निजात कैसे दे देती कि इसने अपनी बहुत बड़ी दौलत गंवा दी थी। पारस ने दरवाज़ा खोलकर अपनी जलपरी को देखकर भारी सांस ली। वो जैसे रोती रही थी, वो मंजर पारस की आंखों के सामने आकर से फिर गमजदा कर गए। वो करवट पर लेटी कुछ देर पहले ही नींद का हिसार टूट जाने पर ग्लास वाल पर आंखें टिकाए खामोश थी। ऐसी खामोशी जैसे हलाएं हैं, जैसे कब्र होती है, जैसे खाइयों के पैंदे होते हैं। इस लड़की की तकलीफ पारस के लिए अपने हर गम से बारी थी। वो उसके करीब जाकर रुका और उसकी करवट पर होने के सबब वहीं अकब में बैठा। पारस ने इसे जबरदस्ती थोड़ा खाना खिलाया था, पर वो बस चंद नवाले ले सकी थी। वो मेहरबान थी और पारस इसे बचाना चाहता था। इस लड़की के गिर्द एक दायरा था जो जिंदा दिलों, महकते फूलों और सब्ज पत्तों के गिर्द हुआ करता है। वो उसकी तरफ देखकर तड़प उठा, जो बेजान लग रही थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे थे, उसकी आंखें खुलकर एक ही मंजर पर ठहरी हुई थी। रोशाने। पारस के पुकारने की देर थी कि वो किसी दुखित तड़पे हुए बच्चे सी करवट बदलते ही उठ बैठी। पारस के सीने जा लगी। खुद वो अपने बाजुओं में आकर समाई अपनी इस दर्द से दो चार दुनिया को फौरी बेंच गया। वो शायद सारे रहे सहे आंसुओं को बहा देना चाहती थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठी, जिन्हें वो बहुत संभालने की कोशिश के बावजूद संभाल ना पा रही थी। पारस में नहीं सह पा रही, ये बहुत मुश्किल बन गया। उनके जाने को कबूल करना। मुझे मेरी दुनिया एक नुक्ते पर सिमट जाती महसूस हो रही है, और वो नुक्ता मेरी मेरे बाबा से हमेशा की जुदाई है। मैं क्या करूं पारस? वो उसके वजूद में छुपी डरी सहमी भीगी सांसों को अपने अंदर खींचती। बस कोई हल चाहती थी, जिसका कोई सिरा भी पारस के पास ना था। तुम बस रो मत। पारस की बारी सरगोशी सुने वो कुछ संभल कर उसके हिसार से निकली। दोनों की अपनी अपनी नौयत की हसीन आंखें अभी बहुत थकी थी। ये मत समझिएगा, आपका मेरे पास होना मेरी ज़रा ढारस नहीं। आपका मेरे पास होना मेरे इस दुख को सह जाने का हौसला है पारस। आई नो मेरे जैसी तकलीफ आपको भी हो रही है। वो उसकी बात काट गया। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे से समेटे। नहीं, मेरा दुख बड़ा है, बस मेरी बर्दाश्त भी बड़ी है। तभी तुम्हें लगेगा नहीं कि मैं तुम जैसी तकलीफ में हूँ। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम्हारे अंदर तकलीफ को सहने का स्टेमिना बढ़े। तुम ज़रा सी गर्म हवा भी लगे तो महसूस करती मेरे पास चली आओ, और मैं खुद तुम्हारा वो दर्द मिटाऊं। वो पारस के लहजे की बेबसी पर मुरझा गई। बड़ी बर्दाश्त बहुत बड़ा कहर है पारस। वो अब समझी थी पारस की बात, तभी तो रोशानी की दर्द करती जात को इसे वापस अपने सीने से लगाने का दिल चाहा। ठीक समझी हो, तभी मैं तुम्हें इस कहर से हमेशा बचाऊंगा। खुद को संभालो, ये जख्म, ये खसारा तुम्हारी ताकत बनेगा रोशानी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी कोई सी कमी तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, तो इन आंखों के आंसुओं को मिटाने का पहला हक अब मेरे पास है। और मैं तुम्हारे मामले में बहुत अच्छा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में अच्छा हूँ। मैं तुम्हारा बेहतरीन मरहम हूँ, इस पर मुझे यकीन है। वो पारस की एक हर्फ पर ईमान लाई तो दिल कुछ संभलने लगा। आंखें तो उसकी वैसे भी रो रो कर अपने हुज्म से बढ़ गई थी। अगर पारस उसके पास ना होता तो रोशानी की भी सांस रुक चुकी होती। अब मैं भी कह सकती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी के बाद मेरे जीने का सबब आप हैं। मैं खुद को सँभाल लूँगी। वो उसकी पुरुम्मीद सरगोशी सुने सामने लाया तो मुसरत महसूस करने लगा। वो सच में बहुत बहादुर जो थी। खुद को ना भी सँभाल पाओ तो मैं हूँ, सँभाल लूँगा तुम्हें। अब लेटो और थोड़ी देर खुद सोने की कोशिश करो। पारस ने तकिया ठीक करे पकड़ के इसे वापस लेटाया। वो हरगिज़ उसके दूर करने पर राज़ी न लगी। तभी जब वो इस पर से उठने लगा तो शाने ने हाथ उसकी गिरेबान के बटनों के बीच उंगलियों से उलझा लिया। मुझसे ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। वो बहुत बेबस थी। मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। पारस ने हाथ का पंजा सा रोशनी के तकिए की दाएं तरफ जमाते यूं ही झुककर उसकी गरमाइश में डूबी गाल से अपनी गाल मसकी। और रोशानी ने चेहरा दाएं सरकाने पर वो उसकी गाल पर बेहद प्यार से होंठों की बड़ी मेहर लगाए कुछ हाथ के दबाव और सहारे से ऊपर उठा। रोशानी की उजड़ी वीरान आंखों में एक रोशनी का दिया उजल गया जब इसने खुद पर झुके पारस को देखा। मुझे ऐसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया पारस। वो अपनी खुशबख्ती पर कैसे ना नाज करता, ये जुगनू उसकी दस्त रस में हर लम्स से महरूम होकर आया, ताकि उसे हर मोहब्बत भरा लम्स खुद बख्शे। तुम्हें ऐसे वैसे हर तरह प्यार सिर्फ मैं कर सकता हूँ। किसी ने किया भी होता तो अब तक उसकी जान मुश्किल में पड़ चुकी होती। रोशाने ने उसके अंदर पैरासाइट की जुनूनी झलक देखे मुरझाया सा मुस्काई।
क्या करते आप उसके साथ? वो पारस से बात करे रोना एक तरफ कर गई। मैं उसे किसी को दोबारा छूने लायक ना छोड़ता। पारस ने मजीद सनसनी फैलाई। फीमेल्स को भी? वो मासूमियत से बोली। यस, हर जीरुख। वो मजीद मुतजस्सिस हुई। मानो बिल्ली पपी भी। वो उसके सवालों की क्यूटनेस पर मर मिटा। सब मतलब सब। वो उसकी बात ही खत्म कर देने पर फिर मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो रोशाना, या मुझे मुस्कुराती दिखाई दे रही हो? इस बार पारस के सवाल की बेखुद सी मिठास पर वो थम गई। आपने मेरे रस्ते दिल पर मरहम का टुकड़ा जो रखा है। पारस ने फौरन से इससे नजरें चुराकर बैठते चेहरा मोड़ा। रोशा ने भी घबरा कर चेहरा फेरा। कुछ देर वो यूं ही चेहरे फेरे रहे, फिर अब दिल सुकून आवर तसल्ली के हिसार में थे। मुझे घर जाना होगा पारस, परीसा मम्मी परेशान होंगी। वो एकदम ही उठ बैठी। पारस ने उसको फिर से हिसार में लिया। परीसा? वो इस नाम पर तड़प सा उठा। रोशाने की आंखें भी वापस पिघली। आपकी मम्मी, आपके घर में आहिल और आपकी मम्मी ही पसंद आए मुझे। मैं सुबह की यहाँ हूँ, पता नहीं आहिल को उन्हें बताना याद रहा या नहीं। वो पारस की आंखों में उमड़ती तकलीफ तकते वजाहत कर गई, जबकि पारस इसे आज तो कहीं जाने नहीं दे सकता था। आहिल को मुतमईन कर दिया है, उसने बता दिया होगा उन्हें। तुम मिली हो इनसे रोशाने? वो कैसी दिखाई देती हैं? पारस की आस भरी बात पर रोशाने ने दोनों हथेलियों को पारस के चेहरे से लगाया। वो बिल्कुल आप जैसी हैं। उनकी खुशबू, उनका मेहरबान दिल और उनकी आंखें सब आप जैसी। ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें, सबसे मिलकर अच्छा महसूस करेंगे। वो रोशाने के हाथ हटाता जब उठकर मुंह फेर गया तो रोशाने तड़प उठी। फौरन से लिहाफ परे के उठकर जब तक पारस के सामने आई, वो आंखों में बहुत तकलीफ भर लाया। मैं इन लोगों से कभी नहीं मिल सकता रोशाने, से दोबारा मुझे मत कहना। मेरा इनसे मिलना कभी भी उनकी अमान नहीं बनेगा। अगर मैं उनके लिए इतना सेफ होता तो मेरी कुर्बानी देने की नौबत कभी ना आती। ना मुझसे इन लोगों को हर रिश्ता खत्म करना पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे मिल सकता था जल परी। तुम पर आकर मेरा इख्तियार खत्म हुआ। वो पारस को इतना हर्ट कर बैठी कि ये नीयत तो ना थी। बस वो पारस को उसकी महरूमियों से निजात देने को कह बैठी। आई एम सॉरी, मैं जज्बात में बहकर आपका दिल दुखा गई। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मम्मी की खुशबू ला कर दूंगी आपको, आई प्रॉमिस। रोशाने के यकीन दिलाने पर उसको बाजुओं में भरता हैरत से मुस्काया। भला किसी की खुशबू कैसे चुराई जा सकती थी? कैसे लाओगी? वो मुस्तरब लगा। मैं इनसे ज़ोर से हक करके आपके पास आकर आपको हक करूंगी, ऐसे आप तक उनकी खुशबू पहुंच जाएगी। वो सहूलत से ये लम्स की तरसील का मफरूज़ा बताती। पारस के दिल में अपने अनोखे होने की अदा से एक आसूदगी तारी कर गई। तुम मेरे लिए ये करोगी तो मैं तुम्हारा मकरूज हो जाऊंगा, फिर कैसे कर्ज उतारूंगा? ये तो मेरी जान से भी कीमती है। पारस के हिसार में वो दुखों की चुभन और हालात की गर्मी से बेनियाज हुई, बस मुस्कुरा दी। मैं आपको हर कर्ज अभी से माफ़ करती हूँ। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपको आपकी फैमिली से मिलवाने के लिए, आपके इन तक के रास्ते को साफ करने की कोशिश ज़रूर करूँगी पारस। मैं आपकी बेहतरीन मुहाफ़िज़ बनूंगी। उसके ठंडे गर्म हाथों ने अब तक पारस के चेहरे को छू रखा और रोशाने ने अब तक पारस को जैसे भी छुआ वो सिर्फ सुकून महसूस कर रहा था। मुझसे जुड़कर तुम भी मौत के हिसार में खड़ी हो चुकी हो। मुझे इन यादाश्त से निकले लोगों से कहीं दर्जे अफजल तुम हो, क्योंकि तुम मेरी यादों का वाहिद मरकज रही हो। तुम मेरी हिफाजत कर सकती हो, पर तुम मुझसे कभी दूर मत होना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरे पास मरने का इख्तियार भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास जा सकूं। मेरी बर्दाश्त मुझे ज़िंदगी देती आई है और मैं इससे डरता हूँ। तुम मेरे जीने तक मेरे साथ रहोगी ना? वो कुछ लम्हे कुछ बोलने के काबिल न रही, बस पारस की बेबसी से दिल चीरती महसूस हुई। मैं आपके साथ अपनी भी हिफाजत करूंगी पारस। मैं आपके लिए अपनी जान और अपने जिस्म का ख्याल रखूंगी कि इनको कोई चोट ना पहुंचे। वो पारस की फिक्र समझकर इसे बेइंतहा मसरूर कर गई। और तुम्हारे दिल और दिमाग को हर चोट से बचाना मेरा काम होगा। वो पारस की मोहब्बत भरे फैसले पर मुत्तफिक होती मुस्कुराई। ये सुनने में बहुत अच्छा है पारस, मैं आपसे बहुत। वो एक बार फिर उसके अपने रुखसारों से हाथ हटाकर अपनी कमर के दाएं बाएं लपेट कर इसे पूरी कुव्वत से अपने सीने में बेच गया। अब की बार वो बौखल आई। वो रोशाने के मुंह से दूसरी बार भी इजहार न सुन सका था। अब मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? वो उसके हिसार को ढीला करे शिकवा करती बोली, बल्कि नाराज़ भी थी। कुछ और बोल लो ना। वो जेब तड़पा हुआ लगा। अगर कहूँ मुझे करार यही कहकर आएगा फिर? वो पारस को देखने लगी जो नज़र न मिला रहा था। तो मैं कहूँगा, प्लीज़ मुझे कोई मुतबादल रास्ता बताओ ताकि मैं तुम्हें करार दे सकूँ। वो पारस के जवाब को इतना जानलेवा उम्मीद नहीं कर रही थी। पारस, आप मेरे मुंह से मेरे जज्बात नहीं सुन सकते? इस बार वो ज़रा परेशान हुई। अभी नहीं रोशाने। वो तासुफ़ है सरगोशी में से बहुत कुछ समझा गया।
جیسے بس سوچ کر ہی روشانے کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ تو کب؟ وہ بکھرے لہجے میں بولی۔ شاید کبھی نہیں، میرا دل بند ہو جائے گا یہ سن کر۔ روشانے نے اس شخص کی دیوانگی پر جرجری لی۔ میں بند ہونے دوں گی کیا؟ کوشش کروں گی کبھی نہ کہوں، پر آج دونوں بار میں بے اختیار ہو کر بولی۔ ایسے کبھی آگے ہونے لگے تو مجھے گلے لگا کر ایسے ہی روک دینا۔ خبردار اگر آپ کے دل کو کچھ ہوا، یہ اب بند ہونے تک میری ملکیت ہے۔ پارس نے گہرا سانس بھرے پھر سے نظریں اس پر سے ہٹائیں، لیکن اسے اپنے گلے ضرور لگا لیا۔ روشانے، میں تمہارے قدموں میں ہارا ہوا شخص ہوں، میری تم سے محبت عام نہیں۔ وہ اس پر بھی بے چین ہوئی۔ ہٹیں، آپ میرے سر کا سایہ ہیں، میرے قدموں میں جگہ ہو آپ کے دشمنوں کی۔ آپ میرے ماتھے کا چمکتا نور اور سر کا تاج ہیں۔ خبردار، دوبارہ کہا ایسا پارس میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ حفا سے زیادہ غمگین ہوئی۔ یہ برداشت نہ ہونے پر کا اظہار کیسے کرو گی جل پری؟ روشانے ٹھٹکی کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے پارس اسے اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا ناک اور سر پھوڑ کر۔ وہ اس کا حصار جھٹک کر جا کر میٹرس پر بیٹھی تو پارس نے وہیں اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبائے۔ پارس، دوبارہ میرے قدموں میں مت بیٹھیے گا، اٹھے ادھر سے۔ جس شخص کا مقام اس کے لیے سر کے سائبان سا تھا، وہ جب قدموں میں آ بیٹھا تو وہ دہل گئی۔ دوبارہ تم اس سے منع نہیں کرو گی مجھے۔ اس کی جنونی، شدید جنونی لہجے پر ہفکی سے گوری۔ آپ غصہ دلائیں گے مجھے۔ وہ فوراً لڑنے کو دوڑی۔ غصے میں بھی ناک اور سر پھوڑتی ہو؟ وہ سراسر زج کر رہا تھا، چڑھا رہا تھا۔ نہیں، پیار لٹاتی ہوں۔ وہ ہفکی سے الٹا جواب دیے دانت پیس گئی۔ غصے میں قبول ہو پھر؟ وہ اٹھ کر جیسے ساتھ بیٹھا، روشانے کی ہفکی ایک دم گھبراہٹ بنی۔ لٹاؤ نا پیار۔ پارسی سے حانک دیکھے مزید چڑھا گیا، جس پر وہ بوکھلائی۔ میں سچ میں لٹا دوں گی پیار۔ روشانے کی پلکیں بھیگی۔ پارس نے فوراً سے تنگ کرنا ترک کیا اور اسے بس ذہنی دباؤ سے نکالنے کی قدنا کوشش کر رہا تھا۔ دھمکی تو دیکھو اپنی، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہو۔ بہت زیادہ بہادر ہو، مان گیا۔ پارس نے اس کی پھولی کال دیکھتے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر تکیے پر لٹایا، پر وہ ابھی بھی نڈھال ہو کر پارس کو گور رہی تھی۔ پارس، آئی لو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، پارس نے جھک کر ہاتھ اس کی گردن میں گھساتے، اپنے انگوٹھے کی پوڑ روشانے کے ہونٹوں پر جماتے سخت غصے سے دیکھا۔ روشانے کو یہ کر کے تسکین سی ملی۔ میں وارننگ دے رہا ہوں، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ پارس کی تنبیہ نے روشانے کا سانس پھولا دیا، اور جس انداز سے اس نے روشانے کو روکا اس کو برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کے انگوٹھے کی پوڑ روشانے کے ہونٹوں کو مسلتی اس کی ٹھوڑی پر دباؤ دے کر جسے دل کو اپنے بس میں کر چکی تھی۔ مجھے تنگ کریں گے دوبارہ؟ وہ سخت ظالم لگی۔ کروں گا۔ وہ بھی ہاتھ نکالتا روشانے کے ساتھ ہی تکیے پر سر رکھے لیٹا۔ تو پھر جان نکال لوں گی آپ کی کسی بھی لمحے اظہار کر کے۔ روشانے کا دل تب مزید تسلی کے لمس پا گیا جب پارس نے اس کے سر تلے سے اپنی بازو گزار کر روشانے کو اپنے سینے کی اور سرکاتے اپنے وجود میں چھپا لیا۔ تم بنا کچھ کیے کہے بھی یہ کر سکتی ہو، اب بہتر محسوس ہو رہا ہے میرے دل سے لگ کر جل پری۔ پارس کے سینے کی خوشبو میں چھپی وہ پھر سے سسک اٹھی۔ پارس نے بازو کی گرفت مزید مضبوط کی تو اس لڑکی کے پھر سے تازہ ہوتے حسارے نے پارس کی آنکھیں بھی سرخ کی۔ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا پارس، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا جو مجھے ایسے دل سے لگائے کہ میں دل بن جاؤں۔ وہ ہچکیوں کی زد میں کامتی ہوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ جب تک زندہ ہوں تم ہی اس دل سے لگی رہو گی۔ اب کچھ دیر سونے کی کوشش کرو، صبح تک میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ تب تک تم صرف میری ہو، میرے پاس رہو اور اپنے سارے دکھ میرے دل میں اتار دو۔ وہ سچ میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ اپنے درد کو پارس سے بانٹ کر بہت جلد اس کے سینے سے لگی نیند میں چلی گئی، اور وہ رشک کے سبب ساری رات سو نہ سکا کہ اس کے وجود نے اس کی جل پری کو سکون بخشتی حدت دی ہے۔ اف، یہ آدمی مار ڈالے گا اسے۔ جاری ہے، کل حاتب اور مائمہ کا سین دوں گی، بہت پیارا۔ تو کیسی لگی دھماکے دار کیسٹ، بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ناول بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے اور بہت کچھ تھرلنگ والا ہونے والا ہے اگلی ایک دو ایپیسوڈ میں، تو یقیناً وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والی ہوں میں؟ کچھ آئیڈیا، کچھ تکے لگایا کریں بھائی، تبصرے نہیں مل رہے آپ کے وہ مزے والے، ملنے چاہیے، اور مجھے کل ضرور آپ کے تبصرے ملنے چاہیے، ٹھیک ہے آج؟ اور ملتے ہیں پھر ہم 13 ایپیسوڈ میں۔ میں آپ کو ریگولر ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو تھوڑا رائٹر کا بھی کریں نا کہ اسے بھی تبصرے چاہیے، اسے بھی آپ کی رائے چاہیے تاکہ وہ بھی اچھا اور مزید بہترین لکھنے کی کوشش کرے۔ تو ایسے نہیں کریں نا، بھاگ مت جایا کریں پڑھ کر، اور ریویوز دے کر جایا کریں۔ اللہ حافظ۔